बेरो का मतलब क्या है? प्रेशर। बैरोमीटर कहते हैं प्रेशर नापने का आला। बैरो रिसेप्टर का मतलब है प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स जो हमारे जिस्म में मौजूद हैं। और ये बैरो रिसेप्टर दो तरह के हैं। एक हाई ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर हैं, दूसरे वॉल्यूम रिसेप्टर्स हैं। यानी जो रिसेप्टर हैं ये दो चीजें मालूम कर रहे हैं। एक टाइप के रिसेप्टर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसकी इतला देते हैं, दूसरे खून का वॉल्यूम कम होने से ब्लड प्रेशर कम हुआ है उसकी इतला देते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। तो पहले देखते हैं ये कहाँ है। एक दफा फिर मैं आपको हार्ट की स्ट्रक्चर पर ले जाता हूं। ये हमने कहा था हार्ट, पूरा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस ये याद रखो इन दोनों हिस्सों को हम क्या कहते थे? एट्रिया। एट्रिया है ना, ये दो खाने। और एक और चीज है, लेफ्ट एट्रियम से ये खून की बड़ी नाली बाहर आई है, एऑर्टिक आर्च या एऑर्टा। इस एऑर्टा से शुरू में 3 नालियां निकलती हैं, सारे नहीं बताऊंगा। एक का नाम है कैरोटिड आर्टरी। इसका नाम क्या है? कैरोटिड आर्टरी। जहां से ये कैरोटिड आर्टरी निकली है ना, इस एरिया को कहा जाता है कैरोटिड ट्रंक। ट्रंक का मतलब खाली जगह है। कैरोटिड ट्रंक जहन में रखेंगे ना। अब देखें हाई ब्लड प्रेशर के रिसेप्टर्स कहां हैं? हाई ब्लड प्रेशर रिसेप्टर्स ये एऑर्टा में भी हैं और ट्रंक ऑफ कैरोटिड आर्टरी में भी है। समझो, जब ये वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट हुए तो ब्लड प्रेशर जनरेट होगा। ये हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है। वो खून यहां से गुजरेगा तो ये वाला और ये वाला उस ब्लड प्रेशर की इतला ब्रेन को देंगे। ब्रेन के किस हिस्से को? ब्रेन के हाइपोथैलेमस को। और ये हाइपोथैलेमस दो चीजों को एक्टिवेट कराएगा। एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट कहलाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक। और इसका दूसरा हिस्सा पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जब इतला मिलती है तो वो वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन कराएगा। अब प्रेशर हाई है ना, तो यहां से कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज कराएगा। ये वेसो डायलेशन होगी। वेसो डायलेशन होने से आगे आर्टरीज और आर्ट्रियोल में तो इस प्रेशर को मैनेज किया जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस हार्मोन के साथ भी कनेक्टेड है, हार्मोन के जरिए भी ये पैगाम पहुंचा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए भी ये पैगाम पहुंचा और वेसो डायलेशन हुई। खून का जो प्रेशर हाई हो गया था उसको मैनेज किया गया, वरना खून की नालियों के फटने का चांस बनता है। समझ में आ गया ना? हाई प्रेशर में ये एक्टिव हो जाता। अच्छा, अगर प्रेशर लो हुआ है, या जिसको वॉल्यूम रिसेप्टर्स कहते हैं, वॉल्यूम रिसेप्टर्स कहां हैं? वॉल्यूम रिसेप्टर्स ये एऑर्टा की वॉल में है, बल्कि यूं समझो एऑर्टा ये है और कैरोटिड में ये भी है। यहां ये क्या करेंगे? अगर ब्लड प्रेशर, हार्ट कंट्रैक्ट होने के बावजूद ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं रहा है, तो दिमाग में हाइपोथैलेमस तक पैगाम पहुंचेगा। हाइपोथैलेमस दो काम करेगा। एक तो ये एडीएच पिट्यूटरी के थ्रू एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज कराएगा। दूसरा ये सिंपैथेटिक, बल्कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको इतला देगा। तो एडीएच की वजह से क्या होगा? किडनीज और लार्ज इंटेस्टाइन ये
एबंडेंट सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेंगे, पानी को जिस्म से ज़ाया होने से रोका जाएगा और वो पानी लाके खून में दाखिल किया जाएगा। खून में दाखिल करेंगे तो क्या होगा, खून का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का इंतजाम किया, एक तरफ ये हुआ, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक के जरिए क्या किया गया, वैसो कंस्ट्रिक्शन की गई। यानी अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो खून के अंदर पानी भी डाला जाता है और खून की नालियों को कंस्ट्रिक्ट भी किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ के नॉर्मल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खून का बढ़ना और घटना ऑटोमेटिक नहीं है, ये ब्रेन उसके मखसूस पार्ट्स और उसका एक मखसूस हिस्सा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हार्मोन, इनके कंट्रोल में ये मैनेज करते हैं। अच्छा, अब इनका सवाल था, वो सवाल सुने कि हम जब गुस्से में हों तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? गुस्सा या रेज कब आता है? गुस्सा कब आता है? जब आपके सामने कोई अनयूजुअल कंडीशन हो। अनयूजुअल कंडीशन क्या हो सकती है? आगे शेर आया है तो अनयूजुअल है, एक बच्चा आया है वो गालियां दे रहा है आपको, ये भी अनयूजुअल है। अब शेर और गालियां देने वाले बदजबान बच्चा, दोनों के साथ तो आप एक जैसा मुकाबला नहीं करेंगे ना। इस रेज के वक्त एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, उस सिचुएशन से निपटने के लिए जिस्म के अंदर एक मैकेनिज्म है, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट। फाइट का मतलब क्या है? लड़ो। फ्लाइट का मतलब क्या है? दुम दबा के भाग जाओ, इतना तेज भागो कि लगे कि उड़ रहे हो। अब फाइट और फ्लाइट दोनों में मसल इस्तेमाल होते हैं। मसल की मदद से भागेंगे, मसल की मदद से लड़ेंगे। तो ये ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम था वो क्या करता है, मसल की तरफ खून की नालियों को वेसोडाइलेशन कराता है ताकि ज्यादा खून मसल के पास आए। मसल के पास ज्यादा खून आएगा तो क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, ज्यादा खुराक आएगी, मसल काम कर सकेंगे। और विसरल मास, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह हैं, इनको फिलहाल खून कम भेजो, वहां वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी। तो पूरा खून जो पहले जिस्म में बराबर तकसीम था, अब क्या हुआ है, एक तरफ से बंद करके एक तरफ बहा दिया गया है, जिसकी वजह से जहां खून बहा है वहां पर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। तो गुस्से में सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, होंठ खुश्क हो जाते हैं। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खून की कमी का शिकार हुआ है इस वक्त, और टांगे हाथ कांपने भी लगते हैं, खौफ में भी और गुस्से में भी। तो ब्लड प्रेशर आपके मसल्स का हाई हुआ है, ये वजह थी किसकी? गुस्से की वजह। तो गुस्सा एक रिएक्शन का नाम है, आगे सिचुएशन को देखकर एक रिएक्शन पैदा होता है, फाइट और फ्लाइट। ये आपकी सेफ्टी बका के लिए है, लेकिन लंबे अरसे तक हो तो ये खतरनाक भी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है गुस्से को पी जाओ या गुस्से को ठंडा करो। ठंडा करने का क्या तरीका है? फौरन अपनी सिचुएशन चेंज करो। बैठे बैठे गुस्सा आ रहा है तो खड़े होकर फिर बैठ जाओ, खड़े खड़े गुस्सा आ रहा है तो बैठ जाओ, उधर से रुख मोड़ दो। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि शेर के सामने रुख मोड़ के बैठ जाओ, नहीं, शेर है तो भागो जितना हो सकता है। बच्चा गालियां दे रहा है तो उसको मारो नहीं, उसके लिए सिचुएशन चेंज करके गुस्से पर काबू पा के, वरना बच्चे के साथ फाइट करना था, शेर के सामने फ्लाइट करना था। समझ आ गया ये भी?